5 साल 7 साल 10 साल के लिए गोल्ड की जो डिमांड है वो रहेगी? 100%। पहले ही गोल्ड का अगर बुल ट्रेंड अगर देखेंगे तो 2004-05 से स्टार्ट हुआ था एंड 2012 तक चला था। एंड देन 2012 के बाद जो है अगेन पिग्स क्राइसिस आए थे, जो यूरोपियन क्राइसिस आया था, उसका लिक्विडिटी। सो देर आर 2 प्लेसेस वेयर गोल्ड शाइन्स। वन इज की एक्सेस पैसा है ग्लोबली, या पैसा की कीमत नहीं है, मतलब एक्सेस लिक्विडिटी एंड लो कॉस्ट ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट कम है और एक्सेसिव लिक्विडिटी है। इसीलिए गोल्ड चलता है ख़राब टाइम पे। राइट। जब ख़राब टाइम पे इंटरेस्ट रेट्स लो कर देते हैं, बिकॉज आपको डिमांड क्रिएट करना है, तो सेंट्रल बैंक्स विल क्रिएट लोअर इंटरेस्ट रेट्स, एट द सेम टाइम सेंट्रल बैंक्स विल पुश लिक्विडिटी। इसीलिए लिक्विडिटी एंड लोअर इंटरेस्ट रेट रहेगा तो गोल्ड चलता है। दूसरा चीज़ है कि आपको पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, आपको कल क्या होने वाला मालूम नहीं है। अनसर्टेनिटी में आप एक पनाह चाहिए आपको, सेफ हेवन। तो सेफ हेवन जब सेफ्टी चाहिए, सो अगेन बिकॉज गोल्ड इज अ स्मॉल एसेट, मतलब 15-16 ट्रिलियन डॉलर का एसेट है टोटल जो गोल्ड अवेलेबल है। अच्छा। राइट। तो आप मतलब बॉन्ड मार्केट में जाएंगे, 300 ट्रिलियन डॉलर का बॉन्ड मार्केट होगा। इक्विटी मार्केट आप कंबाइंड ऑल द कंट्रीज कंबाइंड इक्विटी मार्केट 200-250 ट्रिलियन डॉलर का रहेगा। इट्स मैसिव मार्केट्स। So gold cannot absorb that kind of money. But even small amount of money will come. ये इसका बीटा हायर रहता है। करेक्ट। राइट। सो एवरी 100 टन्स एडिशनल डिमांड जो क्रिएट होता है ना, वो आपको $200-250 का प्राइस बढ़ा देता है। अच्छा, ओके। ये अगर थोड़ी सी भी इंक्रीमेंटल डिमांड पे जो प्राइस बढ़ रहा है, अब एज एन इन्वेस्टर मैं कैसे डिसाइड करूं कि किस प्राइस पे? सो 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं बोलूँ कि यार मैं गोल्ड SIP में खरीदूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या प्राइस रहेगी, एक तरीका वो हो सकता है। दूसरा है कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा देखना है, मैं ये समझना चाहता हूँ कि भाई गोल्ड, जैसे हम स्टॉक्स में तो फिर भी एक वैल्यूएशन कर लेते हैं, PE रेशो देखा, पेग रेशो देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है वैल्यूएशन सस्ते हैं, चाहे वो गलत है डिसीजन चाहे सही है। गोल्ड में मैं कैसे डिसाइड करूँ कि ये प्राइस अच्छा प्राइस है और ये प्राइस अच्छा प्राइस नहीं है, मतलब ये सेलिंग वाला है, ये बाइंग वाला, वो कैसे कर सकते हैं? फॉर्चुनेटली हम इंडिया में बैठे हैं, तो मैं किसी को गोल्ड खरीदने का कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। लोग वैसे ही खरीद रहे हैं। राइट। बट एक चीज़ है कि मैं ये सारे जो आप इन्वेस्टर्स बोलिए जो भी है, इनको मैं 2 हिस्सों में बांटता हूँ। वन इज़ इन्वेस्टर, जो प्रॉपर इन्वेस्टर है। तो इन्वेस्टर है, फॉर एग्जांपल एक्विटी मार्केट में उनको उनका सेविंग्स डालना है। जनरली वो एक म्यूचुअल फंड ले लेगा, अच्छा म्यूचुअल फंड है, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ले लेंगे, या 2-4-5 अच्छे कंपनी सेलेक्ट करके उन लोग पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, नॉट इन द प्राइस। ठीक है। सो जैसा हमारा रामदेव जी बोलते हैं कि आप कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हैं, आप अच्छे कंपनीज सेलेक्ट कीजिए एंड आप जस्ट बी विद देम एंड कंटिन्यू द जर्नी सो दैट दे गिव यू मनी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स वेयर द इन्वेस्टर्स आर। अगर नहीं आपको समझ में नहीं आता है तो अच्छा म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, सिंपल सी बात है। सो उनको मैं बोलता हूँ कि आप गोल्ड के लिए अगेन, बिकॉज आप इक्विटी में भी आपको भी कभी भी आप प्राइस नहीं देखते हैं। आप इन्वेस्टमेंट का, मेरे पास 10 लाख रुपए है, उसमें से मैं 5 लाख रुपए इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा, तो आपने डिसाइड किया 5 लाख रुपए इक्विटी में इन्वेस्ट करने का। सो देन यू आर नॉट इवन टाइमिंग द मार्केट। सो सिमिलरली आपको 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए, मतलब आपका जो इन्वेस्टेबल सरप्लस जो है उसमें से 15% 20% आप गोल्ड में आप कभी भी डाल सकते हैं। 15% इज ए जनरली एक बैक ऑफ द थंब कैलकुलेशन है कि भाई 15% आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन रहेगा, तो इट्स अ गुड एसेट। राइट। सो आप कभी भी खरीद सकते हैं, उसके लिए आपको प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज कि मैं गोल्ड का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। सो आपको ऊपर नीचे जो भी होता रहता है, आपको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सो गोल्ड का तरीका है जो है, मैं ETF ले लिया है, या जैसा पहले तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड होते थे, काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीके थे, और आपने फिजिकल बार ले लिया, कॉइन ले लिया, रख लिया उसको। आपको प्राइस से कोई मतलब नहीं है, बट आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो का कंपोनेंट से मतलब है। आप 5% रखना चाहता है तो 15% रखना चाहता है, 25% रखना चाहते हैं। ये 5, 15, 25 डिपेंड्स ऑन हाउ कॉन्फिडेंट ऑफ द मैक्रो एनवायरनमेंट। मुझे पूरा मैक्रो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, इक्विटी मार्केट्स आर गोइंग टू बी बूमिंग, एवरीथिंग इज़ फाइन, यू कैन हैव लेसर गोल्ड एलोकेशन। बट आपको अनसर्टेनिटी है, जैसा अभी करंट हालात है
कि भाई फ्यूचर कैसा होगा समझ में नहीं आ रहा है, देयर इज़ AI रेवोल्यूशन, लॉट ऑफ जॉब लॉसेज आर गोइंग टू हैपन एक्सेट्रा. सो आपको जब डाउट आता है, अनसर्टेनिटी है, आप इसका इंक्रीमेंट, आपका जो पोर्शन है वो आप 15-20%, 25% तक भी कर सकते हैं. दिस इज हाउ यू हैव टू इन्वेस्ट इन गोल्ड. दूसरा है ट्रेडर, जो है टाइम करने की कोशिश करते हैं. अगेन गलत नहीं है, बट उनका स्किल अलग होता है, इन्वेस्टर का स्किल अलग होता है. सो जब भी आप टाइम करने की कोशिश करते हैं गोल्ड को, एनी कमोडिटी फॉर दैट मैटर, कमोडिटी का जो ये होता है ना, फंडामेंटल्स डोंट चेंज. अच्छा. जनरली डोंट चेंज. फॉर एग्जांपल 4000 टन के आसपास का जो गोल्ड का प्रोडक्शन है, या मतलब 2300-2500 टन के आसपास का माइन प्रोडक्शन है, लास्ट 10 साल से भी उतना ही है. हार्डली 1-2% प्लस माइनस होता है, डिपेंडिंग, कोई माइन बंद हो गया, कोई माइन का कुछ एक्सीडेंट हो गया, छोटा मोटा जो इवेंट्स होते हैं उसके वजह से. अदरवाइज देयर इज़ नो न्यू माइन विच इज़ बीन डिस्कवर्ड ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स. एंड कोई पुराना माइन ऐसा बंद हुआ है, कभी कुछ नहीं हुआ. सो आपका सप्लाई में तो कोई बदलाव ही नहीं है, चेंज नहीं है. ओके. सो देयर इज़ नो फंडामेंटल चेंज इन दैट. देन आता है डिमांड साइड. डिमांड साइड में आपको एक होता है इंडस्ट्रियल डिमांड, विच इज़ मोर और लेस अगेन कंसिस्टेंट. अगर ब्रॉडर इकोनॉमी थोड़ा बढ़ जाता है तो इंडस्ट्रियल डिमांड हल्का सा बढ़ जाता है, उसमें गोल्ड बहुत छोटा कंपोनेंट होता है. एंड सेकंड इज़ दैट सेंट्रल बैंक डिमांड, जो हम मान रहे हैं कि 1000-1200 टन तो उनका रेगुलर रहने वाला है. देन थर्ड इज़ दैट द लास्ट रिटेल स्मॉल क्लाइंट्स का डिमांड जो आता है, वो अच्छे टाइम में, मतलब अभी जो दीज आर लाइक पीपल यूफोरिक बायर्स होते हैं कि भाई चलने के टाइम, तेज़ी के टाइम पे लोग ज़्यादा चढ़ जाते हैं, मंदी के टाइम में जल्दी निकल जाते हैं. सो दे एक्चुअली क्रिएट दिस बीटा, राइट, द मूवमेंट, राइट. दीज आर मोरली सेंटिमेंटल और हेडलाइन ट्रेडर्स है, जो आज का न्यूज़ आ गया सडनली इन लोग ने गोल्ड में तेज़ी मंदी कर रहे हैं, जो भी है. सो दिस इज़ वेयर टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो कम्स इन टू प्ले. थोड़ा बहुत आपको, बिकॉज आपको क्राउड बिहेवियर समझना है. क्राउड बिहेवियर कहाँ पे समझ में आता है? आपको चार्ट्स पे समझ में आता है. अच्छा. आपको वॉल्यूम एनालिसिस कर रहे हैं, आपने बेसिक जो क्वांट एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई हाउ द पोजीशंस आर बीन बिल्ट. आप डेरिवेटिव एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई कौन सा कॉल्स और पुट्स में जहाँ पे ज़्यादा लोग ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, राइट. सो दैट्स वेयर योर टेक्निकल एंड क्वांट एनालिसिस का जो है, हम जो यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप टाइम करने की कोशिश करते हैं, राइट. सो स्टिल आई एम नॉट सेइंग दैट कि इवन एट आवर लेवल हम जी टाइम करने की कोशिश करते हैं, 100% हम भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, राइट. हम भी भगवान नहीं है. तो क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉसेस एंड ट्रेड डिसिप्लिन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स और एनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, यू हैव टू मेक अ सेट ऑफ रूल्स फॉर योर सेल्फ. भाई मेरे पास इतना कैपिटल है, मैं पर ट्रेड इतना रिस्क लेना चाहता हूँ, एंड देन आई स्टिक टू दोज रूल्स. इफ़ यू स्टिक टू दोज रूल्स, यू विल बी अ गुड ट्रेडर. इफ़ यू डोंट हैव डिसिप्लिन, यू विल बी अ बैड ट्रेडर, एज सिंपल एज दैट. सो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर गोल्ड में आप ट्रेडर, मतलब ऐसा है कि भाई थोड़ा डाला और पैसा बनाया और निकले, तो उस केस में फंडामेंटल्स तो कुछ देख ही नहीं सकते, क्या ही देखोगे, जरूरत नहीं है. तो आप चार्ट्स को पढ़ो. यस. और जैसे आप मे बी स्टॉक्स में वॉल्यूम एनालिसिस करते हो, प्राइस एनालिसिस करते हो, इंडिकेटर्स लगाते हो, एग्जैक्टली वैसे ही लगाओ. एग्जैक्टली. मतलब कोई अलग नहीं है इसमें कोई ऐसी चीज. एंड हाँ, एंड ये मान लो कि स्टॉक चार्ट से कमोडिटी चार्ट बहुत स्मूथ रहता है. स्मूथ यानी मतलब? स्मूथ इन द सेंस यू विल नॉट हैव नॉइज. स्टॉक्स में बहुत बड़ा मूवमेंट होता है. अच्छा. कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में आपको 5-6%, 10% का मूवमेंट इन ए सिंगल डे रेगुलर है. कमोडिटीज में बहुत रेयर होता है. अच्छा. कमोडिटीज में जनरली आप गोल्ड का है ना, 1-1.5% का दिन का मूवमेंट होता है. ये अगर ऑफ लेट लास्ट फ्यू वीक्स अगर आप हटा देंगे तो गोल्ड का चार्ट एक स्ट्रक्चरली सीमलेस, प्रेडिक्टेबिलिटी बेटर आ जाता है. लेकिन अभी तो जिस हिसाब से हो रहा है ना, वो तो काफी तेजी से मूव, जैसे जनवरी में था. सो आप जनवरी एक नॉइस है. अच्छा. वो नॉइस को हटाना पड़ता है. इफ यू आर अ गुड टेक्निकल एनालिस्ट, आप यू नो हाउ टू रिमूव दिस नॉइस फ्रॉम द मार्केट. ओके, आई सी व्हाट यू. या. अच्छा, तो इसमें भी सारे एवरेजेस वगैरह हैं, मूविंग एवरेजेस वगैरह सारे वो लगा के, और टेक्निकल एनालिसिस. एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस बीन इन्वेंटेड इन कमोडिटीज. एक्चुअली अगर आप जापानीज कैंडलस्टिक्स अगर आप देखा है, तो जापानीज कैंडलस्टिक्स होते हैं. जापानीज कैंडलस्टिक्स वाज इन्वेंटेड व्हाइल राइस ट्रेडिंग इन जापान. अच्छा. ओके. एंड सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट्स है, डेरिवेटिव्स है, बेसिकली कमोडिटीज है. राइट. ठीक है, समझा मैं. तो गोल्ड को
टाइम करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस मुझे देखना पड़ेगा और Right. ट्रेडर वाली मेंटेलिटी फिर वहाँ पे kick in डिसिप्लिन होती है। रखना पड़ेगा और डिसिप्लिन रखना पड़ेगा कि Yeah. भाई स्टॉप लॉस मेरा इतना है वगैरह वगैरह। बिल्कुल। मैं अगर प्राइस पॉइंट के बारे में बात करूं, आपने भी तो एनालिसिस करा होगा, टीम ने करा होगा। गोल्ड में आपके अभी मेरे को आपको 3 क्वेश्चन पूछने हैं, अगर आपके पास कुछ प्रेडिक्शंस हैं तो। एक तो 2026 के एंड तक का क्या आपको लग रहा है गोल्ड में, विच इज स्लाइटली शॉर्टर टर्म। फिर एक मिड टर्म मान के चलें 2029-30, 3-4 साल की 5 साल की दूरी, एंड देन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलें 2035-40 वाला, जिससे कि तीनों इन्वेस्टर्स अगर हैं कोई तो वो इसको देखें कि भाई कैसा आपका प्राइस कहाँ लग रहा है। तो 2026 में किस तरह का प्राइस आप लग रहा है गोल्ड टच कर सकता है? 2026 में जो अभी डॉलर टर्म्स में अगर देखेगा तो $5,000 के आसपास चल रहा है एंड $6,000-6,500 विच इज़ रफली अराउंड 20% यहाँ से आपको अपसाइड देख सकते हैं, राइट। एंड मेरे हिसाब से अप्रैल एंड मई के आसपास तक आपको इसको बॉटम आउट हो जाएगा। अप्रैल में ऑफ नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर बॉटम आउट हो जाएगा, बिकॉज मोर और लेस आपको जो शॉर्ट टर्म नॉइस जो है एक बार के लिए निकल जाएगा। अच्छा। जहाँ तक आपने मीडियम टर्म जो है कि इधर 2030 तक भी 2028-30 तक भी अगर देखें तो 2030 तक मेरे हिसाब से एनीवेयर क्लोज टू अराउंड $7,500-8,000 चलना चाहिए। सो $8,000 आप इंडियन मार्केट में अगर देखें तो आपको 275-3 lakhs के आसपास 10 ग्राम का प्राइस आपको आ जाएगा। अच्छा, राइट। सो अगेन इंडियन रुपी भी थोड़ा डिप्रिशिएट होता है बिकॉज जनरली वी आर अ डिप्रिशिएटिंग करेंसी बिकॉज एमर्जिंग मार्केट है, हमारा इन्फ्लेशन स्लाइटली हायर रहता है, तो जनरली हमारा लॉन्ग टर्म में डिप्रिशिएटिंग करेंसी रहता है। तो आप 2030 तक आप पकड़ के चलिए कि 100 के ऊपर चले जाता है डॉलर, एंड देन मतलब $7,000-8 हज़ार के आसपास चले जाते हैं। बिकॉज जो मेरा कैलकुलेशन है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बिकॉज आपको ना टेक्निकल्स पे ना न्यूज़ पे आप एनालिसिस पे फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, आप ये नहीं प्रोजेक्ट कर सकते भाई 2030 में क्या होने वाला है। तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने किया था, वन इज़ दैट जो मैंने बोला है कि अगर 7 साल में 10% सेंट्रल बैंक रिजर्व्स में डाइवर्ट करना चाहता हूँ गोल्ड में, तो मेरे को 8,000 टन का जो गोल्ड, 8,500 टन 8,000 टन का गोल्ड जो चाहिए, उतना मार्केट से सेंट्रल बैंक्स खरीदते रहेंगे, तो हाउ मच प्राइस इम्पैक्ट इट विल हैव, राइट। सो जनरली 1.65 का बीटा रहता है जिसका, जो 1.65 टाइम्स जो मैंने बोला है कि अगर हर 100 टन एडिशनल डिमांड के लिए $200 से $250 का जो प्राइस मूवमेंट होता है। सो इफ़ आई एम एबल टू क्रिएट दैट कि भाई यहाँ से मेरे को 8,000 टन मेरे को 7 साल में लेना है, तो 1,200 टन के आसपास का मेरे को हर साल सेंट्रल बैंक खरीदना पड़ता है। तो हाउ मच एडिशनल प्रेशर दैट विल क्रिएट ऑन प्राइस, right? If you put that into an Excel sheet and calculate, that will take me to around $7,500-8,000. Right. This is where I'm doing a logical conclusion. ये मैं हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू अराइव हुआ है कि अदरवाइज आप कुछ भी नंबर बोल देंगे भाई 5 साल के बाद देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ स्पेशली इन्वेस्टर्स को, आप 7,500 होगा, 10,000 होगा, 5,000 होगा, वो देख के आप इन्वेस्टमेंट मत करो। गोल्ड का एक रोल है, गोल्ड इज एन इन्वेस्टमेंट्स का इंश्योरेंस है। ओके, आपका पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस है गोल्ड। एंड लकीली इंडिया में मोस्ट ऑफ अस ओन गोल्ड विदाउट इवन नोइंग दैट एज ए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मतलब आदत है, हमें हैबिट हो गई है वो। हाँ, मतलब अपना पुरखों का गोल्ड है, ज्वेलरी है, घर पे पड़ा हुआ है, राइट। सो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। बट मैं उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानता हूँ, बिकॉज जब तक आप बेचने का परमिशन नहीं है आपके पास, वो एसेट हो ही नहीं सकता है, राइट। मतलब प्रॉफिट नहीं बुक कर पा रहे हो आप उस पे, नहीं कर पाएंगे ना, तो आप घर वाले आपका बेचने नहीं देंगे गोल्ड, राइट। गोल्ड इज द लास्ट एसेट, करेक्ट है, राइट। उसमें भी पहले तो लोग गिरवी दे देते थे, बेचते नहीं थे भाई, मानो पैसे की भी जरूरत हुई। हाँ, बेचते तो कभी भी नहीं है, बिकॉज ये है कि अगर इंडिया में कोई गोल्ड बेचने के लिए जा रहा है, उसका मतलब कि इनका जो आखिरी बैंक्रप्सी वाला केस हो गया ना। तो इसीलिए वो जो सेंटिमेंटल वैल्यू है उसके वजह से उसको मैं एसेट में नहीं गिनता हूँ, बिकॉज आपका प्रॉफिट कभी बुक हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जब हो ही नहीं सकता तो वो एसेट नहीं हो सकता है ना, वो दैट्स ठीक है, हेयरलूम प्रॉपर्टी है वो, ऐसा है। बट अगर आप कॉइन्स में या जो बेचने के लिए आप रखते हैं, बिकॉज दैट्स वे आप ETF जैसा खरीदते हैं, आपको सेंटिमेंटल और इमोशनल वैल्यू कम रहता है, आप कभी भी बुकिंग कर सकते हैं इसको, देन इट्स एन एसेट।
देन आपको जो डाइवर्सिफिकेशन है, आपको 5% रखना है, 15% रख, किसी का बोल सकते हैं यार मेरे पास जो फिजिकल गोल्ड है घर पे बहुत ज़्यादा है तो मैं कम रखूँगा, कोई बात नहीं। भाई मेरे पास नया जनरेशन है तो उनके पास गोल्ड कम है, लेट्स से, देन दे कैन एक्चुअली इंक्रीज द पोर्शन ऑफ दिस। सो यू लुक एट इट एज अ पोर्टफोलियो कंपोनेंट। अच्छा। आप $7,000 होगा करके आप इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। नहीं होगा ना तो भी गोल्ड आपको एक डाउनसाइड प्रोटेक्शन देता है, उसका रोल वो है पोर्टफोलियो में। आप ट्रेडर है, आप डेफिनेटली आप मार्केट को टाइम करो, जब भी आपको 5-10% गिरता है, गोल्ड इज एन एक्सेलेंट बाय। राइट। जो 2030 का आप बोल रहे हो कि प्राइस का आपका 8,000 7,500 के ऊपर वाला, जो मतलब 275, अगर मैं इंडिया की टर्मिनोलॉजी में बात करूँ, 2,75,000 है, 3 तक भी जा सकता है। तो इसका मतलब आने वाले समय में जिसको फिजिकल गोल्ड खरीदना है उसके लिए तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। जैसे हम लोग शादियों में, वेडिंग्स में यूज़ करते हैं गोल्ड को, चाहे लड़कियां हो गई चाहे लड़के हो गए, तो क्या मतलब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा फिर गोल्ड? मेरा क्वेश्चन आम आदमी का पहुंच के अंदर रहने का मतलब ऐसा कोई बहुत सारे चीज़ है कि आप बोलेंगे कि भाई बाहर हो गया है। हाँ, सो अभी मैं एक्चुअली इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले मैं चाइना में था, शंघाई में था, एंड हम देख रहे थे ऐसा ज्वेलरी शॉप्स के बाहर ऐसा लाइन खड़े हुए थे, मतलब उन लोग लाइन मैनेजर्स लगा के दे वर कंट्रोलिंग द क्राउड खरीदने के लिए ज्वेलरी स्टोर्स के बाहर एक्चुअली, राइट। सो न्यू ईयर, जो चाइनीज़ न्यू ईयर था, सो चाइनीज़ न्यू ईयर जैसा हमारे अक्षय तृतीया होता है, उन लोग भी वहाँ पे एक सेंटिमेंटल परचेजिंग होता है, वो लोग भी हाँ करते हैं। गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है चाइनीज़ कल्चर में भी। अच्छा, सो 2 सबसे बड़ा जो कंट्रीज़ हैं, जो पॉपुलेटेड कंट्रीज़ है, उनको सेंटिमेंटली गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो बाइंग रहने वाला है। ठीक है। दूसरा है, मैंने वहाँ पे एक देखा है कि सिल्वर ज्वेलरी के ऊपर गोल्ड प्लेटेड एक ज्वेलरी बिक रहे हैं, काफ़ी स्टोर्स हैं, वेरी नाइसली मेड। सो प्रॉबली धीरे धीरे हमको भी शायद ऐसा ज्वेलरी खरीदना पड़ेगा कि भाई अंदर सिल्वर है, ऊपर हम गोल्ड लगा के रखा है। सो गोल्ड महंगा नहीं होना चाहिए बिकॉज किसी मतलब लोगों को हाँ ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा लॉजिक नहीं है। वो तो मैं समझा। सो देर विल बी पीपल विल बी फाइंडिंग न्यू वेज। अभी फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हम 22 कैरेट खरीदते थे, करेक्ट। अभी धीरे धीरे 18 कैरेट का आदत हो रहा है, धीरे धीरे 16 में भी आ जाएंगे। ठीक है, मतलब जो 10 ग्राम खरीद सकता था वो फिर 1 ग्राम खरीदेगा। हाँ, लेकिन खरीदेगा तो सही, चाहे वो किसी प्राइस पे खरीदेगा सही, या